नमस्कार, लोकसभा टेलीविज़न के इस कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। विशेष में आज बात विशाखापट्टनम के मछुआरों की ज़िंदगी मछलियों पर आश्रित होती है। ये मछुआरे हर रोज़ मछली पकड़ते हैं और उसी से इनके परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन अंधे विकास ने इन मछुआरों को इन मछलियों से दूर कर दिया और आज हालात ये हैं कि ये मछुआरे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए तमाम तरह की मशक्क़त करते हैं और कई मुश्किलों का सामना करते हैं। आज हम अपने कार्यक्रम विशेष के जरिए विशाखापट्टनम के मछुआरों से जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विशेष के आज का यह अंक। मुट्ठी में बंद रेत कब हाथ से फिसल जाए, जिंदगी कब साथ छोड़ जाए, सपने कब टूटकर बिखर जाएं, ये सोचकर भी डर लगता है। पर भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सपनों की कोई कीमत नहीं है, जिनके आंसुओं का कोई मोल नहीं है, जो रोजाना अपनी आंखों में हसरतों का दीपक जलाते तो हैं, लेकिन शाम होते होते वो बुझ भी जाते हैं। कुछ ऐसी ही दास्तां है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र के मछुआरों की, जो रोज जीते हैं और रोज मरते भी हैं। They were facing a denial of livelihoods. They were facing, a sort of fall of fishing catch, and therefore in economic distress, and also a kind of a denial of rights over their traditional habitats, and therefore impact on their overall society and their overall future as well. सपनों को हकीकत में तब्दील करने में बेबस और लाचार नजर आते हैं। खुशियों का गला हंसकर घोट देते हैं। सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जान की बाजी लगाने वाले ये मछुआरे सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं और अपने परिवार के जीवन निर्वाह करने के लिए तमाम तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कभी कभी इन मछुआरों के घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता है, क्योंकि हालात से बेबस ये मछुआरे चूल्हा जलाने तक का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। Visakhapatnam and this entire coastline, it is basically a fishing coastline, fishing villages. And the entire economy here depends on fishermen and agriculture. Now, these are the fishermen, the traditional fishermen. When I talk of fishermen, I talk of traditional fishermen, not the trawlers and all that. They are the people who take the risk and go into the high seas and they catch fish and then bring it and supply it here, they sell it. Unfortunately, the so-called development in this entire area, the development driven by crony capitalists. That development, these are the fishermen who are at the receiving end in different ways. For the last roughly about 17, 18 years. And I can say of the situation then and the situation now, I mean, there are some differences and some improvements for sure as a result of efforts of local struggles. But the situation of fisherfolk in general, instead of under this era of globalization and liberalization where we're talking a lot about anti-poverty programs, the situation of fisherfolk I would think has become from bad to worse in those years that I'm talking of 98, 99, 2000. And it is a situation where you had in that day and age करीब 9 करोड़ की आबादी वाले आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 974 किलोमीटर का समुद्री इलाका है। करीब 584 मछुआरों के गांव हैं, जिनमें करीब 14 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी समंदर की लहरों से बंधी हुई है। वहीं दूसरी ओर विशाखापट्टनम में 132 किलोमीटर का समुद्री इलाका है और करीब 62 मछुआरों के गांव। वैसे आज से 4 साल पहले इन गांवों में करीब 4 लाख लोगों का जीवन यापन मछली पर निर्भर था। लेकिन धीरे धीरे मछलियों से आमदनी कम होती गई और लोग दिहाड़ी करने लगे। आज ये संख्या
4 लाख से घटकर 2,60,000 रह गई है। इस व्यवसाय का एक चमकदार पहलू ये है कि आंध्र प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहां का मछली व्यापार दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद यहाँ के मछुआरों की हालत पहले से बदतर ही हुई है। समस्याओं का पहाड़ दिन ब दिन बढ़ा है। अगर हम देखें तो इन मछुआरों की जिंदगी एक संघर्ष बन गई है। 2 अक्टूबर 2013 का दिन, सुबह के 6 बजे हैं। कुट्टी सेतया और बुमरी सिरोन मछली पकड़ने के लिए अपने घर से निकले हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कुछ ना कुछ मछलियां तो होंगी ही जिससे वो अपने परिवार के लिए रात का खाना आसानी से जुटा लेंगे। इसी उम्मीद में वो बंगाल की खाड़ी के मध्य में जा पहुंचते हैं। उनके कुछ सहयोगी भी उनके साथ थे, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए जब आप बीच समंदर में जाते हैं तो आपकी मदद के लिए कुछ लोगों को साथ रहना पड़ता है, ताकि नाव को किनारे से हटाने में फिर बीच समंदर में जाकर वो आपकी मदद कर सकें। लेकिन शायद किस्मत भी आज उनके साथ नहीं थी। पूरे दिन की मेहनत के बाद हाथ लगी चंद मछलियां। तब ये सवाल मन में उठता है कि दिन की मेहनत के बाद भी ये अपने परिवार के लोगों का पेट नहीं भर पाते हैं, तो फिर इस व्यापार का क्या लाभ? ये सच्चाई सिर्फ इन 2 दोस्तों और उनकी टीम की नहीं है, बल्कि ये सच्चाई यहाँ के सभी मछुआरों के लिए आम बनकर रह गई है। सवाल है कि आखिर क्यों इस तरह के हालात पैदा हुए? आखिर कुछ ही सालों में यहाँ की हकीकत कैसे बदल गई? Whenever any development project, an industrial project, a power project, a nuclear power plant, in all these areas when they are set up, the first people to lose their right is the fishermen. It is not the right to land so much, it is the right to go to the sea and catch fish, because the coast is cut off and they lose their access to the high seas, they can't go and fish. Unfortunately, there is no act today, there is no law today in this country which can protect this right. See, the latest Land Acquisition Act, about which Mr. Jairam Ramesh has been talking about, it means nothing to these fishermen, because who will protect their right? जब हमने इस सच्चाई के पीछे की हकीकत को जानना चाहा, तो इसका स्याह सच भी सामने आया। ये है विशाखापट्टनम का स्टील प्लांट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया गया और फिर स्टील प्लांट, पेट्रोकेमिकल्स, पावर प्लांट जैसे विकास के नए मापदंड के कारखाने लगा दिए गए। कारखाने तो लग गए, लेकिन पानी के निस्तारण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई, जिसके चलते इन कारखानों का गंदा पानी सीधे बंगाल की खाड़ी में समाने लगा। इसकी एक वानगी देखिए। इस स्टील प्लांट का गंदा पानी किस तरह समंदर में मिलकर यहाँ के पानी को पूरी तरह से दूषित कर रहा है। इस गंदे पानी का नतीजा ये हुआ कि जो मछलियाँ समंदर के किनारे आसानी से मिल जाती थीं, वो आज कई किलोमीटर दूर तक जा बसी हैं। इस गंदगी के कारण मरी हुई मछलियाँ आपको आसानी से इन तटों पर दिख जाएंगी। अब मछली चूंकि दूर जा चुकी हैं और इनका जीवन यापन का सिर्फ एक ही साधन बचा है, तो ये मछुआरे 8 से 10 नॉटिकल माइल तक आगे चले जाते हैं। कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर है। इसकी प्रकृति के बारे में किसी तरह का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन काम है। जब ये मछुआरे काफ़ी दूर तक मछली की तलाश में निकल जाते हैं, तो वो किसी तरह का संपर्क अपनों से स्थापित नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हर साल करीब 25 से 30 मछुआरों की मौत हो जाती है। कितने ही मछुआरों को समंदर की लहरों ने लील लिया। लेकिन ये करें तो क्या करें, पेट जो भरना है, अपना भी और अपने परिवार का भी।
whenever any industrial activity is undertaken up here, the pollution from that goes into the sea and the fish are affected, and that affects the incomes of these fishermen. I am told that you went to Visakhapatnam steel plant. There is a stream there known as Apikonda Vagu, and if you go and see that, it looks dirty, it looks black. So we collected a bottle full of water and I got it analyzed in the Pollution Control Board laboratory, and what do you find there? You find lead, you find mercury, you find all kinds of toxic pollutants, and where this stream meets the ocean, there used to be fishing at one time. Now the fishermen have given up because they cannot, because it's all become polluted. And the people of this coastline, I mean I am talking of the city dwellers, they eat that fish. They don't realize that they are eating fish with toxic pollutants. But then the economy of each fisherman's family is totally destroyed by this pollution. ये एक पहलू है इनकी बदहाली का। दूसरा पहलू और भी खतरनाक है। मछली पकड़ना एक पारंपरिक व्यापार है इन मछुआरों के लिए, क्योंकि इनकी जिंदगी का पहिया इसी से चलता है। लेकिन यहाँ पर भी व्यावसायिक घरानों और राजनीतिज्ञों का एक बड़ा गठजोड़ है, जो इन बेबस मछुआरों की जिंदगी को और भी बदहाल बना देता है। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि चूंकि मछली पकड़ने के इस व्यवसाय में बड़े खिलाड़ी आ गए हैं, जिनका दबदबा समाज में भी है और सरकार में भी, उन लोगों ने इन परंपरागत मछुआरों के व्यवसाय को पूरी तरह से चौपट कर दिया। इन बड़े लोगों के पास सब कुछ उपलब्ध है, करोड़ों रुपए का जहाज जिस पर वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ मोटराइज और पारंपरिक तौर वाले और कुछ खास मैकेनाइज बोट वाले ही मछुआरे समुदाय के हैं। बाकी सभी पर एक खास वर्ग के लोगों का दबदबा है। इन मछुआरों ने हमें बताया कि ये सभी प्रभावशाली लोग हैं, जिनके इशारे पर सरकार और कारोबार दोनों चलते हैं। ऐसे में तो सरकार की नीयत पर सवाल तो उठेगा ही। One private port will have about say 20-30 miles and then up to 12 nautical miles. They created a right. As a result of this, nobody can enter that area. Now who gave them that right? They cannot be given that right. So I have seen many fishermen who go there. These private ports, you know, they have their own security people. They threaten them, saying you cannot come here. Now, see, this entire area belongs to the fishermen, the traditional fishermen. But because of collusion between these political leaders and these promoters, and this happened in the case of Vanpik, you know, from Guntur to the south of Guntur, there was a big corridor, and they created, you know, they gave about 20,000 acres of hinterland to these private promoters, plus they gave them the entire coastline, plus exclusive rights in the especially in that sovereign zone of 12 nautical miles. So I said, this is the only thing Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, it's become a big scam now, and the Central Bureau of Investigation is actually investigating the links between the politicians and these promoters, and I'm sure most of the private ports are like that. जिस तरह से इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्पोजेशन फ्रॉम द कोस्टल एरियाज़, और जिस तरह से बड़े जो कंपनीज़ और ट्रॉलर्स जो आ रहे हैं वहाँ पे, उसके कारण इनका जो लाइवलीहुड है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और इसके अलावा भी जो बाकी जो फ़िश प्रोसेसिंग के जो तरीके जो हैं अपनाए जा रहे थे, जो ट्रेडिशनली अपनाए जा रहे थे, वो क्योंकि अलग तरीके, नए तरीके आ गए हैं और बड़ी कंपनियाँ उसमें आ गई हैं, तो इनका पूरा का पूरा जो जीविका जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। दो वक्त की रोटी कमाने में लगे मछुआरों की जिंदगी बंजर भूमि की तरह है, जिसे उपजाऊ बनाने के लिए वो श्रम तो करते हैं, पर उस श्रम का ना तो सही दाम मिलता है और ना एक बेहतर जिंदगी जीने का साधन। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद विशेष का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकसभा टेलीविजन।
कार्यक्रम के दौरान हमने करीब 132 किलोमीटर के तटीय इलाकों का दौरा किया। पूरे इलाके में मछुआरों की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही दिखी। उनके रहन सहन से एक सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने की कल्पना तो नहीं की जा सकती। हालात ऐसे हैं कि उनकी आम जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई या शिक्षा का अधिकार उनका मखौल उड़ाने जैसा ही है। इन तटीय इलाकों पर किस तरह से सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसकी एक बानीगी देखिए। 1986 में पर्यावरण मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह कहा गया था कि समुद्र के तटीय इलाकों में किसी तरह का कोई स्थायी निर्माण अवैध माना जाएगा। लेकिन आज इस पूरे इलाके में हर जगह निर्माण का काम आप खुद देख सकते हैं। बाद में उच्च न्यायालय ने भी इस अधिसूचना पर मुहर लगाकर निर्माण और बोरवेल पर पूरी तरह से रोक लगा दी। लेकिन समर्थ को नहीं दोष गोसाई की कहावत चरितार्थ करते हुए समर्थवानों ने बेरोक टोक हर तरह का काम किया। ऋषिकोंडा में तो सरकार ने खुद ही कोस्टल रेगुलेटरी जोन का उल्लंघन कर इस जगह को पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया। Coastal Regulatory Zone बनाए to 1991. Before Srimati Indira Gandhi, 1974, the good environmental notification. The one side coastal product, one side coast product. At third time, the fishermen rights basically. In 1991, CSZ violation, CSZ notifications come to coast 500 meters below, or CSZ1, CSZ2, CSZ3. The 500 meters no development. This area is no development. The government officers violated the on jetty construction and yachting construction. In this one resorts construction and hotels construction. The construction to this place may fisherman activity, fisherman area. This nets and boats and there the go to fishing. The CSZ construction to loss of the places fishermen. Despite many of our appeals, the CRZ is violated every day. There is a High Court judgment of